अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी से रिलेटेड सिंध बोर्ड से रिलेटेड जो सेक्शन बी होता है उसके अंदर जिसमें रीजनिंग नॉन रीजनिंग आते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम डिस्कस कर लेंगे। किस तरह से करने थे, कौन से सवाल अब एंड में जो टाइम है कौन सी चीज़ें रिवाइज़ करके जानी है, क्या क्या करना था, क्या ज़रूरी था, कौन से चीज़ों के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो वो सारी बातें जो है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिंध बोर्ड का है, कराची बोर्ड के पेपर के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये कि पहले जो अब सेक्शन दी होता है उसके अंदर रीजनिंग नॉन रीजनिंग आते हैं। तो रीजनिंग के अंदर कुछ सवाल बताना, सिर्फ कुछ सवाल को इंपॉर्टेंट कह देना या कुछ सवाल मैं आपको बता दूँगी यही करके चले जाएँ यही आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुनासिब भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या चीज़ होती है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं बेहतर से बेहतर अचीव करने के लिए? तो वो यही हो सकता है कि अभी आपके लिए 2021 में जो है वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है मोस्ट, वो आती है सबसे पहले मॉडल पेपर। उसके जो है वो सारे रीजनिंग अच्छे से कर लें। फिर 10 ईयर के अंदर जो भी बीच बीच में कहीं रीज़न दिए हुए हैं या फिर जो खास करके जो ये 2 ईयर्स हैं 2017 भी मेरे ख्याल से उसमें भी 1-2 रीजन्स हैं। तो ये जो तीनों ईयर्स हैं इनके अंदर जितने भी रीजनिंग आए हुए वो अच्छे से कर लें, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी आप सवाल देख लीजिएगा और बुक के अंदर भी अगर आप बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको 1-2 जगह रीजन्स नज़र आ जाएंगे। लेकिन ये वाली चीज़ भी है कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ हुआ है तो सारी चीज़ें भी नहीं करनी, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो रिड्यूस सिलेबस के रीज़न आए हुए हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो है वो फिर आप क्या चीज़ फॉलो करेंगे कि आप अपने पास्ट पेपर्स देख लें और फिर आप जो अभी के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुए हैं कोचिंग में, जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो गेस्ट पेपर दे रहे होते हैं अपने, उनको आप प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे ये चीज़ हो गई 10 ईयर हो गए, खास करके जो 3 ईयर है रीजनिंग के लिए पीसी का गेस्ट पेपर हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो डिफरेंट प्रोफेसर्स के जो गेस्ट पेपर होते हैं उन सब की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसके अलावा भी मैं ये नहीं कह रही कि ये भी इनफ होगा, लेकिन इससे बहुत अच्छी तैयारी तो हो जाएगी आपकी। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक जो आपके रिड्यूस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सबको आप इस तरह से पढ़ें कि आप उसकी आपको डेफिनेशन और फंक्शन आता हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी चीज़, अगर किसी का नाम कोई पर्टिकुलर नाम देते हैं किसी चीज़ को तो वो क्यों देते हैं, जाहिर सी बात है उसका कोई फंक्शन होगा, कोई इसकी ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि आप आराम से अपने रीजंस को आंसर कर सकें, ठीक है। तो आपकी रीजनिंग के लिए भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं मेजर वो ये हो जाते हैं 10 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14। इसके अंदर जो भी आपके रिड्यूस सिलेबस में चीज़ें इंक्लूड होती हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से इस तरह से पढ़ के जाएँ टॉपिक को, कॉन्सेप्ट्स को, कि आपको पता हो कि इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ों के फंक्शन है, जब आपको फंक्शन सही से याद होंगे तो ही आप रीज़न आराम से दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो जितना भी आपसे मुश्किल पूछ लें। बाकी ये कि रीज़न में इतने मुश्किल रीजन्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। देख लें आप पास्ट पेपर के अंदर भी बाज़ औक़ात तो नॉन रीजनिंग टाइप के भी सवाल रीज़न के अंदर दिए हुए होते हैं। मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि पास्ट पेपर और इन सब चीज़ों से कम लगे थे और एक्स्ट्रा सवाल आए थे, मुश्किल नहीं थे, आसान थे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए परेशान नहीं हो जाएगा आपका। बस आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा रखना है और आप ये हो कि बस जो आपने याद किया वो आपको अच्छे से याद हो, सारी चीज़ों के फंक्शन वगैरह आते हों, टर्म्स वगैरह याद हों कि अगर इस किसी चीज़ का टर्म ये है तो वो क्यों है, किस वजह से है, बस ये आपको पता होगा तो रीज़न आपके निकल जाएंगे। तो हम रीजनिंग के सवाल मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट थे या जो सवाल आपको करके चले जाना चाहिए, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो वही जो मेजर चैप्टर्स हैं इन्हीं चैप्टर्स पे मैं फोकस करूँगी, इन्हीं के मैंने ज़्यादा सवाल आपको बताएं, ठीक है। चैप्टर 10 से आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना टॉपिक। ये मुझे जो है वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, हो सकता है कि ये सवाल आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कैनाल सिस्टम ऑफ पोइफ्रा वाला आपने कर लेना अच्छे से, और कॉमन करेक्टर्स जो बेसिक करेक्टर्स हैं किनके, कॉर्डेट्स के, कॉर्डेट्स वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स और मॉलिस्कन्स वगैरह के भी पास्ट पेपर में आए हुए हैं। इसमें से भी कॉर्डेट और मैमल वगैरह का पास्ट पेपर में था और ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं कि अगर कहीं आ जाए ये इसके अलावा भी आ जाए तो आपको कम से कम बेसिक करेक्टर्स तो उनके पता होने चाहिए, जो करेक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, फीचर्स होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंसेस यहाँ पे बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस की, ये मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लगती है कि ये हो सकता है पेपर में आ जाए। बाकी ये वाली भी जो है पास्ट पेपर में बहुत रिपीट हुई भी थी। फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग जो बर्ड्स होती हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे रीज़न भी बने हुए थे। अगर ये टॉपिक आप सही से कर लें तो आपके रीज़न भी इससे काफ़ी सारे निकलेंगे। इसके अलावा हाइबरनेशन और एस्टिवेशन वगैरह की भी काफ़ी जगह पूछी तो हो सकता है ये भी आ जाए। तो मुझे तीनों ही इंपॉर्टेंट लगी थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी मैं इस पर टिक इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे ये ज़्यादा अहम लग रहा है। इसके अलावा दूसरा सवाल था माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स वाला, एग्जाम्पल के साथ, ये मैंने आपको MCQs में बताया था करने के लिए। इसके अलावा अडॉप्टेशन में जो फ्लाइट अडॉप्टेशन होती है बर्ड की, वो वाली कर लेनी है आपने। पैरासाइटिक अडॉप्टेशन प्लेटफॉर्म्स की, मुझे ये वाली भी इंपॉर्टेंट लग
रही है, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है, उनकी एग्जांपल्स दी हुई होती हैं। तो उसमें भी जो मोलस्का, पोरिफेरा, साइनोडेलियंस, इन तीनों की जो है वो अक्सर जो है वो क्लास की एग्जांपल पूछी हुई होती है। एक अलग सवाल में आपका 2 नंबर का सवाल आराम से निकल जाता है अगर आपकी ये चीज़ अच्छे से इसकी तैयारी होती है, ठीक है। तो मुझे ये वाले जो फाइलम्स हैं इनकी क्लासेस की एग्जांपल्स अच्छे से याद करके जानी कि किसकी कौन सी होती है। आर्थ्रोपोडा की भी और मैमल और नेमाटोडा वगैरह देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने ये सारी लिख दी, यानी मुझे सारी ही इंपॉर्टेंट लग रही थी। मैमल्स की भी आ जाती है, इसकी भी आ जाती है, इन सबकी आती है। बाकी ये शुरू की 3 जो है इनकी रिपीटेटिवली आती है। उसके बाद ये एक सवाल था कि जो स्पॉन्जेस के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके फंक्शन होते हैं, जैसे कि पोरोसाइट्स, पाइनिकोसाइट्स वगैरह, इन सब के डिफरेंट फंक्शन जो है वो बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ये एक टॉपिक था, मतलब इससे शॉर्ट एक निकल सकता है। पास्ट पेपर वगैरह में कहीं पूछा हुआ तो मैंने बता दिया। बाकी एडिबल फिशेस के नाम ये भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि सवाल आ जाए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो गई आर्थ्रोपोडा वगैरह की, ये मुझे खास करके इंपॉर्टेंट लग रही थी। और मोलस्का की जो पर्ल फॉर्मेशन होती है वो भी हो सकता है आ जाए। बाकी मैंने यहाँ एक्स्ट्रा काम ये कर दिया है कि यहाँ पे डायग्राम्स भी लिख दिए जो मुझे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लगी थी। डायग्राम्स का क्या होता है कि इनकी अक्सर लेबलिंग आ जाती है, डायग्राम बनी हुई आ जाती है, उसको लेबल करना होता है। जो मैंने स्टार की हैं वो मुझे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 12 से जो मुझे लग रहा था रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, वो डेंटल डिजीज़ और प्लाक्स वाली चीज़ आ जाती है। पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि इनकी थोड़ी बहुत 2-3 पॉइंट्स या एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होते क्या हैं, कौन कौन से होते, कहाँ होते, ये वाली चीज़ भी हो सकती है शॉर्ट में आ जाए। और बाकी ये वाला जो लिवर का जो फंक्शन है ना, ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हो सकता है सवाल लाजमी पेपर में होगा। कि रीज़न में भी ये पूछ सकते हैं कि मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहते हैं, और लिवर की डिफरेंट फंक्शन भी, कम से कम 4 फंक्शन तो आपको इसके आने चाहिए। उसके बाद जो प्रोटीन की डाइजेशन के जो एंजाइम्स होते हैं, खास करके प्रोटीन में से कार्बोहाइड्रेट और दूसरे भी हैं, लेकिन जो प्रोटीन की डाइजेशन के एंजाइम है कहीं पास पेपर में आया हुआ था, और कहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, ये वाली बात, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा, शॉर्ट के लिहाज से मैं बता रही हूँ, नॉन रीजनिंग के लिहाज से। बाकी इसको, इन टॉपिक्स को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इनसे रीजन्स भी आपके निकल सकते हैं, वही वाली चीज़, ठीक है। तो इसकी भी जो डायग्राम्स है वो मैंने लिख दी हैं। इसमें जो बिल्कुल पिक्चर टाइप की जो डायग्राम होती है, मतलब जो ऐसी बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते हम, तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रैक्टिस नहीं करके जानी, वो सिर्फ उसकी लेबलिंग अच्छे से देख लीजिएगा। जो लेबल हुई भी हैं उनकी लेबलिंग आप अच्छे से, इनकी जो मैंने यहाँ पे लिखवाई हुई है ये सब एक दफ़ा देख के चल जाएगा। हो सकता है एमसीक्यूज़ में कहीं भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपका एक सवाल निकल सकता है इससे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो चैप्टर 13 पे आ जाते हैं। इसके अंदर मुझे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं ये ड्यूज़ के अंदर इंक्लूडेड है। जो डिफरेंट एनिमल है उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन किसका कौन सा है, कम से कम आपको उसके नाम तो आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा सवाल मुझे लग रहा था कि पास्ट पेपर में बहुत रिपीट हुआ था, कंप्लीट इनकम्प्लीट वेंटिलेशन, ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन बल्कि इनके एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस या ज़्यादा 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। वैसे 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने होते हैं 2 नंबर के लिहाज से। तो ये वाली चीज़ भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी, ये वाली बहुत दफ़ा रिपीट हुई थी, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसकी इंपॉर्टेंट डायग्राम बता दी है। यहाँ पे जो यानी कि जो वो होता है LS होता है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन होता है इस डायग्राम का, वो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने स्टार लगा के इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। उसके बाद चैप्टर 14 पे आ जाते हैं कि इसमें मुझे जो ओपन टाइप सर्कुलेटरी और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन डिफरेंसेस दोनों इंपॉर्टेंट लग रही थी। इसके अलावा जो है वो हार्ट बीट के ऊपर जो लब और डब होता है उसके ऊपर नोट, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन जो फिश का हार्ट होता है इसकी डायग्राम वगैरह भी मैं आगे बता दूँगी, ये वाला था। और इसके अलावा ये वाला सवाल मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस चैप्टर से, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स, ठीक है। बाकी ये कि जो ब्लड वेसल्स हैं इन तीनों की जो है वो आपको डिफरेंसेस पता होनी चाहिए कि आर्टरी का वेन्स है, और इसमें इसको भी अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो उससे आपके 1-2 रीजन भी निकल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अडॉप्टिव इम्यूनिटी पर छोटा सा नोट बता दें कि इसके अंदर 2 टाइप की ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड टाइप की इम्यूनिटी होती है। इस तरह से छोटा सा एक नोट इसका आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर ये वाला डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है पेपर में आ जाए। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और इसकी जो सेल की टाइप्स होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये वाली चीज़ें जो है वो ये देख लीजिएगा। उसके बाद डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, तो ये मेजर चैप्टर यहाँ पे हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने माइनर के भी कुछ सवाल लिख दिए हैं जो मुझे लग रहे थे कि आ सकते हैं। चैप्टर 1 से मुझे ये वाला सवाल, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कम से कम 4 ब्रांचेस के नाम, उनकी डेफिनेशन तो आपने याद करके जानी। ये वाला सवाल भी मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है शॉर्ट में, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्राफ होता है कि किसके बाद कौन सा लेवल आता है, वो एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसके ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेनी है, मतलब ग्राफिकल उसकी एक फ्लो चार्ट की तरह उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि किसके बाद क्या आता है। इसके बाद चैप्टर 2 से वैसे ही वाला जो माइक्रोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है वो रिड्यूस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, सिर्फ ये वाला टॉपिक DNA और RNA का डिफरेंस, तो ये भी आपने देख लेना है। वैसे ही रिड्यूस के अंदर इंक्लूड नहीं है मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो उसकी कोई भी चीज़ जो है वो हो सकता है ना आए, और हो सकता है कि पास्ट पेपर के रेफरेंस से ये एक सवाल लग जाए। तो अगर आप ये करके चले जाएंगे तो आपका सवाल निकल जाएगा। इसके अलावा जो डेफिनेशन है छोटी मोटी, पॉलीमर्स, कंडेंसेशन, हाइड्रोलिसिस, ये आपके रिड्यूस के अंदर इंक्लूडेड था, तो मैंने यहाँ लिखवा दिया।
फिर चैप्टर 3 से जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, वो वाली चीज़ अच्छे से कर लेनी है। रीज़न वगैरह भी कोई लग सकता है। बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम है ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे। कम से कम 4 कैरेक्टरिस्टिक तो आपको पता होनी चाहिए कि एंजाइम के क्या होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, बाज़ वक़्त कहीं नाम भी पूछे हुए हैं, कहीं 1-2 स्पेसिफिक करके भी पूछे हुए हैं। तो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको लॉन्ग में भी करने के लिए इसलिए बोली थी कि शॉर्ट में लग जाती है। ठीक है, फिर चैप्टर 7 से एक ही टॉपिक था ज़ूलॉजी के अंदर कि वो प्रोटोज़ोआ की डिस्क्रिप्शन, यानी इसकी बाज़ अगर डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं और कोई कैरेक्टर्स भी पूछ लेते हैं, MCQs वगैरह भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी क्लासिफिकेशन थी, उसके क्लासेस के नाम और किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, ये अक्सर पास्ट पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, फिर इस चैप्टर में कुछ डायग्राम्स थी, इसमें से जिनकी लेबलिंग हुई थी वो लेबल के तौर पे भी आ सकती है और जिनकी लेबलिंग नहीं हुई थी वो MCQs वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हो जाती है सेक्शन बी की फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी की गाइड कंप्लीट। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।